नमस्कार बच्चों। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सीनेट के दोष, या उसे सीनेट का मूल्यांकन कह सकते हैं, क्योंकि हम पहले सीनेट के दोषों को देखेंगे और उसके बाद सीनेट की में इतने दोष होते हुए भी, क्योंकि हम इसके गुणों को, इसकी शक्तियों को पहले पढ़ चुके हैं, तो मूल्यांकन रूप में सीनेट को देखने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। सीनेट जो है, शक्तियों और कार्य के जब हमने पीछे अध्ययन किया उसका अगर हम विश्लेषण करें और उस विश्लेषण को, निष्कर्ष को पाएं, तो हम देखते हैं कि जो सीनेट है, कहीं ना कहीं प्रतिनिधि जो सभा है उसके उतावलेपन, या यूं कह सकते हैं उसकी जल्दबाजी में किए गए निर्णयों, उस पर भी नियंत्रण रखती है सीनेट। और साथ ही साथ राष्ट्रपति, जो कि अमेरिका में बहुत अधिक शक्ति लिए हुए हैं, कहीं ना कहीं वो तानाशाह राष्ट्रपति को भी नियंत्रित करती है। हमने बार बार इसको देखा। तो इतना कुछ होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते कि सीनेट में सिर्फ गुण ही गुण है, वो दोष उसमें हो ही नहीं सकते। बहुत सारे सीनेट के दोष भी हैं, आइए उन पर बात करते हैं। पहला जो सीनेट का दोष है वह है, सीनेट धनी वर्ग का क्लब है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीपति ही राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वामी है। सीनेट उनका प्रतिनिधित्व करती है। वैसे तो विश्व के आज किसी भी देश में आप देखेंगे तो जो राज्य व्यवस्था के स्वामी हैं वो आपको अमीर और पूंजीपति वर्ग के लोग ही दिखेंगे। हम अमेरिका के क्यों, हम अपने भारत को देख लेते हैं तो हमारा एक भी सांसद कोई भूले भटके में कोई सांसद होगा, वरना सभी करोड़पति लिस्ट में है। तो यही हाल अमेरिका में भी है। और जो सीनेट के लोग हैं वो सभी क्या हैं, पूंजीपति हैं। तो यह माना जा सकता है कि वो क्या है, पूंजीपति वर्ग का क्या है, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं। और पूंजीपति वर्ग के लोगों के लिए ही अधिक मददगार कार्य करते हैं या उनके हित में कार्य करते हैं, और जो गरीब वर्ग है उसके हितों की अवहेलना की जाती है। तो ये इसका पहला दोष है। दूसरा, सीनेट में सभी राज्यों के दो दो प्रतिनिधि हैं, परंतु यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की भावना के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इस प्रकार सीनेट राज्यों की प्रतिनिधि संस्था हो जाती है, जनता की नहीं। बहुत अच्छी बात है कि सीनेट में दो दो प्रतिनिधि हर राज्य से भेजे जाते हैं, किंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की संख्या बहुत कम है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की संख्या 100 गुना अधिक है। दूसरे ऐसे हैं जहाँ कहीं करोड़ जनसंख्या है। तो कुछ लाखों पे भी दो प्रतिनिधि और कहीं करोड़ पे भी दो प्रतिनिधि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की भावना के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार जो प्रतिनिधि हैं वो राज्य के प्रतिनिधि बन जाते हैं, जनता के प्रतिनिधि नहीं बन पाते हैं। तो ये दूसरी आलोचना इसकी की जाती है अमेरिकी सीनेट की। उसके पश्चात जो तीसरी आलोचना की जाती है वो है, सीनेट की कार्यविधि को भी आदर्श नहीं कहा जा सकता। कार्यविधि कहने का अर्थ है जो कार्य पद्धति है उसको आदर्श नहीं कहा जा सकता। इसके नियुक्ति संबंधित अधिकार के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति को दल के सदस्यों का मुंह देखना पड़ता है। संधि के अनुसमर्थन के अधिकार ने विदेश नीति को नकारात्मक बना दिया है। यानी कि जो सीनेट के दो कार्य हैं, एक जो राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का अधिकार है, दूसरा किसी भी वैदेशिक संधि को सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य है। तो इन दो अधिकारों ने क्या है, जो राष्ट्रपति संधि करता है, और राष्ट्रपति का जो अधिकार है विदेशों के साथ संधि करने का, वो क्या है, नकारात्मक बना दिया है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति किसी वैदेशिक मामलों पर कोई संधि करके आता है तो जो अमेरिकी सीनेट है वो उसे क्या है, अगर उसे उचित नहीं लगता है तो वो उसको क्या है, रद्द कर देती है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। और दूसरा, जो राष्ट्रपति की नियुक्ति के संबंध में अधिकार है उसमें
अगर किसी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी दोनों व्यक्तियों को दल के सदस्यों का मुंह देखना पड़ता है। अन्य कहा कि कहने का तात्पर्य है दल के जो व्यक्ति हैं उनके हित में कार्य या उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है, यानी कि दल पद्धति में बंधने के लिए विवश होना पड़ता है। तो यह भी कहीं ना कहीं एक दोष है। चौथा, सीनेट में भाषण के रोक के बारे में भी कोई परिभावशाली नियंत्रण नहीं है। इस परंपरा का सदन द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। सीनेटर किसी भी विचारणीय विषय पर जितना चाहे उतना बोल सकते हैं। तो कहीं अगर किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर बात हो रही है तो तब जो ये जितना चाहे उतना बोलने का जो अधिकार है वो तो बहुत अच्छी बात है, किंतु अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सदन का समय जाया करने के लिए बोले जा रहा है तो इससे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो भले ही अब इसको नियंत्रित कर दिया गया है कि 2/3 सदस्य अगर चाहते हैं तो उसे रोकने से वंचित कर सकते हैं, उसे आगे बोलने से वंचित कर सकते हैं, हमने कल देखा था। किंतु फिर भी 1 घंटा 1.5 घंटा जितना वो अपना समय ले, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वो समय जाया होता है। तो यह भी सीनेट के क्या है, एक दोष है। पांचवा, जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध पैदा हो जाए तो संविधान में ऐसे गतिरोध को समाप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। प्रायः विरोध की व्यवस्था में सीनेट की स्थिति अधिक प्रभावी रहती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है अगर प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों तो ऐसी स्थिति में हमेशा सीनेट शक्तिशाली स्थिति में रहता है। सीनेट शक्तिशाली स्थिति में क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ के सदस्य क्या हैं, उपस्थित रह पाते हैं। और प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं वो क्या हैं, आधे सदस्य, क्योंकि सीनेट में एकता रहती है, जो सदस्य हैं वो एकताबद्ध रहते हैं। और प्रतिनिधि सभा के सदस्य क्योंकि आधे एक दल से होंगे, आधे एक दल से होंगे, तो इसलिए वो स्वतः ही आधे हो जाते हैं। और जब भी ऐसे संयुक्त अधिवेशन पे बिल गया है, अधिकतर समय सीनेट जैसा मत चाहती है वैसा ही कहीं ना कहीं बिल बनकर निकला है। तो यह भी एक क्या है, दोष है कि जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं उसमें सीनेट की स्थिति क्या है, अधिक प्रभावी होती है। उसके बाद अगला दोष है, सीनेट जितना समय नष्ट करती है उतना बहुत कम सदन करते हैं। इससे सार्वजनिक धन का अनुचित व्यय होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीनेट के जो अधिवेशन हैं वो लंबे लंबे चलते रहते हैं। तो जब लंबे अधिवेशन चलेंगे, आपने सुना भी होगा, जब एक दिन की सदन की कार्रवाई चलती है तो उसमें लाखों या करोड़ों का क्या है, बिल एक दिन का आता है। तो जितने अधिक दिन तक आप सदन की कार्रवाई को चलाएंगे उतना अधिक सार्वजनिक धन का आप व्यय करेंगे। तो यही स्थिति सीनेट के साथ भी है, क्योंकि सीनेट का अधिवेशन बहुत लंबा चलता है तो उससे सार्वजनिक धन की बहुत अधिक व्यय होता है। अगला दोष है, अधिकार होते हुए भी प्रशासन के संबंध में सीनेट का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, जो अनिश्चित है। यानी कि अभी क्या है, एक गलत परंपरा है। अगला है, सीनेट के प्रति शिष्टाचार जैसी परंपरा को न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इससे सीनेटर राष्ट्रपति पर अनुचित प्रभाव डालने में सफल हो जाते हैं और अनेक बार ऐसी नियुक्तियां भी हो जाती है जिसे योग्यता क्रम के अनुसार नहीं माना जा सकता। सीनेट के प्रति शिष्टाचार यानी कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति में क्या है, कहीं ना कहीं सीनेटरों का एक विशेष, क्योंकि मैंने आपको बताया धन बल में ये सभी लोग शक्तिशाली रहते हैं। तो सीनेट के प्रति राष्ट्रपति के शिष्टाचार, तो यानी कि कहीं ना कहीं जब मतदान होंगे तो उसमें क्या है,
खैर यह आम बात है कि व्यक्ति का प्रभाव, उसके धन का प्रभाव को लाभ में लिया जा सकता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, उस धन का बार बार प्रयोग करके या कई बार, क्योंकि सीनेट को यह शक्ति प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति की नियुक्ति कर सके किस उसमें, अगर बहुमत किसी को भी नहीं मिलता है। तो सीनेट के जो व्यक्ति होते हैं, राष्ट्रपति के एक जो शक्ति प्राप्त है कि वो अपने मंत्रिमंडल का निर्माण स्वयं करेगा। तो इसमें भी सीनेटर क्योंकि नज़र में होते हैं, में शामिल करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति को पहले नियुक्त करने में मदद की है। तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं रहती है। बहरहाल ये कोई उतना बड़ा दोष नहीं है, पर दोषों की संभावनाओं में इसे भी हम रख सकते हैं। और अगला, सीनेट अनेक बार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने को तैयार रही है। साथ ही वह अपने विशेषाधिकारों के प्रति आवश्यकता से अधिक भावुक रहती है। सीनेट के इतिहास में ऐसे अवसर आए हैं जब इसने राष्ट्रपति की नीति को ध्वस्त करना ही अपना उद्देश्य और लक्ष्य समझा है। स्वतंत्रता दिखाने के चक्कर में यह सदन अनेक बार ऐसे निर्णय ले लेता है जिससे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर सीनेट में दूसरे दल को बहुमत प्राप्त है और राष्ट्रपति दूसरे दल का है, तो यह टकराव देखने को हमको मिलते हैं कि राष्ट्रपति ने जो विधेयक पास किया उसे सीनेट पास नहीं होने दे रहा है, राष्ट्रपति ने कोई संधि की तो सीनेट उसे पास नहीं होने दे रहा है। पर अगर दोनों जगह एक ही दल के को बहुमत प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति हमको देखने को नहीं मिलती है अमेरिकी इतिहास में। तो ये थी सीनेट की कुछ दोष। अब मूल्यांकन के तौर पर हम देखें कि सीनेट के में बहुत से दोष होते हुए भी हम सीनेट को यह नहीं कह जा सकते कि ये क्या है, दोषों का गढ़ है। सीनेट एक सफल, विशाल और द्वितीय सदन है। अद्वितीय यानी कि बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली द्वितीय सदन है, और इसने संविधान निर्माताओं के उद्देश्य की पूर्ति भी की है, जिस कारण अमेरिका या अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने जो उद्देश्य सीनेट को दिए गए थे, तो उन उद्देश्यों को उसने बखूबी निभाया है। जो आप आकांक्षाएं, अपेक्षाएं सीनेट से थी, उन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर सीनेट क्या है, खड़ी उतरी है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो संविधान निर्माता थे उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने में क्या है, सीनेट बखूबी उतरी है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में सीनेट ही एक ऐसा सदन है जो व्यावहारिक एवं कारगर रूप में राष्ट्रपति के अधिकारों पर नियंत्रण रखने में समर्थ हो सकता है। सीनेट अमेरिकी प्रशासन यंत्र की धुरी है। यदि उसे निकाल दिया जाए तो अमेरिकी शासन व्यवस्था धराशायी हो जाएगी। अमेरिकी सीनेट को हटाने का अर्थ संघीय सरकार की आंतें निकाल देना है। तो सन हेनरी मैन ने अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार कहा है, जब से आधुनिक लोकतंत्र का ज्वार चढ़ा है, तब से जितनी भी संस्थाओं का जन्म हुआ है, उनमें यही केवल एकमात्र पूर्णतः सफल संस्था रही है। न केवल ये महत्वपूर्ण मामलों में, बल्कि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक छोटी से छोटी बात पर सीनेट का प्रत्यक्ष प्रभाव रहा है। निसंदेह अब सीनेट को हम विश्व का सार्वजनिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कह सकते हैं। तो एक प्रश्न आपको इससे संबंधित यह आ सकता है कि सीनेट के दोष बताइए। इस प्रकार आ सकता है, सीनेट का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रकार आ सकता है, सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है।
समझाइए। तो जैसे भी आएगा आपका जो उत्तर होगा वो पर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।